नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, मजे में होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टोरी टेलर सीपी में। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका यार, स्टोरी टेलर सीपी, आपका सूत्रधार। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट पर आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाला हूँ परफेक्ट मर्डर नॉवल का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, और अगर आपने नहीं सुना तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन से मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देरी ना करते हुए शुरू करते हैं परफेक्ट मर्डर नॉवल का दूसरा पार्ट। करीब 24 वर्षीय उस युवती के मोहक सौंदर्य में हर वो चीज अपने सही अनुपात में मौजूद थी जो किसी भी पुरुष की धड़कनें तेज करके उसे दिल थामने पर मजबूर कर सकती थी। वो तनिक मुस्कुराई, मोती जैसे सफेद खूबसूरत दांत चमकने लगे और गुलाबी गालों में छोटे छोटे गड्ढे पैदा हो गए। आइए, दरवाजे से अलग हटती हुई बोली। उसकी आवाज भी उतनी ही मोहक थी जितनी कि वो खुद थी। मेरा नाम नीरा मलकानी है। बलराज और मैं भीतर दाखिल हुए। उसका फ्लैट भी मृतक बावेजा के फ्लैट के अनुरूप था, लेकिन बावेजा के फ्लैट में चीजों के रख रखाव में जो सलीका और व्यवस्था थी, उसका वहां सरासर अभाव था। सोफे के कुशन अपनी जगह पर नहीं थे। बड़ी सी सेंटर टेबल पर रखी 2 राखदानियों में सिगरेटों के टुकड़े ऊपर तक भरे थे। कारपेट पर भी सिगरेट की राख गिरी नजर आ रही थी। मेज पर कई खाली ग्लास मौजूद थे। उनके किनारों पर लगे लिपस्टिक के दागों से जाहिर था या तो वे तमाम गिलास अकेले नीरा ने इस्तेमाल किए थे या फिर उसकी सहेलियों ने। नीरा का बलराज की वर्दी देखकर ना चौंकना इस बात का सबूत था। वो जानती थी हम क्यों उसके पास आए थे। इमारत में पुलिस की मौजूदगी और बावेजा के फ्लैट में पुलिस की चहल पहल, पहले से इस बात का अंदाजा लगा लेना मामूली बात थी। कोई भारी गड़बड़ हो गई थी। तशरीफ रखिए। दरवाजा बंद करके सोफे की ओर इशारा करती हुई वो बोली। थैंक यू। बलराज और मैं सोफे पर बैठ गए। नीरा हमारे सामने एक सोफा चेयर के पास आ खड़ी हुई। उसने बैठने का कोई उपक्रम नहीं किया। आप लोग बावेजा के बारे में मुझसे कुछ पूछने आए हैं? नीरा ने कहा। उसके कहने का ढंग ऐसा था मानो वो पूछने की बजाय हमें बता रही थी कि हम किस लिए आए थे। हाँ, बलराज ने कहा। आपको पता है उसकी हत्या कर दी गई है? ऊपर आती बार सुना तो था, नीरा लापरवाही से बोली, लेकिन यकीन नहीं आया। क्यों? वो प्रिंस चार्मिंग था, भला उसकी हत्या कोई क्यों करना चाहेगा? वो आपका नेक्स्ट डोर नेबर था। बलराज ने उसकी बात पर ध्यान न देकर पूछा। आप तो उसे अच्छी तरह जानती होंगी। नहीं, नीरा मुंह बनाकर बोली। वो प्रिंस चार्मिंग जरूर था, लेकिन अपने तक ही सीमित रहने वाला बड़ा ही खामोश किस्म का आदमी था। यानी आप उसे अच्छी तरह से नहीं जानती थी। नीरा ने गहरी सांस ली, सोफा चेयर की पुश्त पर हाथ रखे तनिक आगे झुक गई। मैंने उसे जानने की बड़ी कोशिश की थी, वो बोली, लेकिन या तो उसमें दिल नाम की कोई चीज नहीं थी या फिर मुझ जैसी लड़कियों से उसे परहेज था। यकीन मानिए इंस्पेक्टर, पूरे 2 महीने तक हर मुमकिन कोशिश की थी मैंने, लेकिन प्रिंस चार्मिंग ने मुझ में जरा भी दिलचस्पी नहीं ली। आखिरकार मुझे कोशिश करनी ही बंद कर देनी पड़ी। ये कोशिश आपने कब की थी? कोई 1.5 साल पहले, जब मैं यहां नई नई आई थी। अच्छी तरह ना सही, आप उसे जानती तो थी। सीढ़ियों में आते जाते हम एक दूसरे को हेलो कह दिया करते थे, बस इतना ही जानती थी। आप नौकरी करती हैं? मैं स्मिथ एंड जॉनसन में स्टेनो हूं। नौकरी के अलावा और क्या करती हो? मॉडलिंग करती हूँ, पार्टियों में जाती हूँ, फोटोग्राफी और साइकिलिंग का शौक है, और मनपसंद मर्दों से दोस्ती करना भी अच्छा लगता है। नीरा बड़ी बेबाकी के साथ एक ही सांस में कह गई। बलराज मुस्कुराया। आपकी इतनी खूबियों के बावजूद बावेजा ने आप में दिलचस्पी नहीं ली। ये वाकई आपके साथ ज्यादती थी उसकी। ये तमाम खूबियां तो बात की है, सबसे बड़ी खूबी तो मैं अपने आप में खुद हूँ इंस्पेक्टर साहब। नीरा चहकती हुई बोली। अपनी खूबसूरती और मर्दों पर उसके असर से मैं पूरी तरह वाकिफ हूँ, लेकिन प्रिंस चार्मिंग के मामले में मेरी ये खूबी बिल्कुल बेअसर साबित हुई। फिर तनिक रुककर पूछा, क्या सचमुच उसकी हत्या कर दी गई है? हाँ। नीरा तुरंत गंभीर नजर आने लगी। कब, कैसे? पहले टॉर्चर किया गया, फिर उसकी जान ले ली गई। नीरा ने अविश्वासपूर्वक बलराज को घूरा। नामुमकिन, वो बोली। मेरे और उसके फ्लैट के बीच में सिर्फ एक दीवार है। इतना सब कुछ हुआ होता तो मुझे भी तो कुछ पता चलना ही था। इतना सब कुछ हुआ था और कई दिन तक होता रहा था। उसी के फ्लैट में? हाँ। नीरा धीरे से सोफा चेयर पर बैठ गई। लेकिन उसका फ्लैट तो बंद रहता था, वो कहीं बाहर गया हुआ लगता था।
आपने उसे आखिरी दफा कब देखा था? नीरा की आंखें सिकुड़ गई। करीब 3 हफ्ते पहले। अंदाजन नहीं, सही बताओ। आप तो ऐसे पूछ रहे हैं मानो मैं हर उस दिन कैलेंडर पर निशान लगा दिया करती थी जब वो सीढ़ियों में मुझसे मिलता था। आखिर आपके लिए वो प्रिंस चार्मिंग था। उससे हेलो करना आपके लिए खास अहमियत रखता होगा। याद करने की कोशिश करो, आखिरी दफा उससे कब हेलो की थी? सॉरी, ये ऐसी बात नहीं है जो याद करने से याद आ सके। मैं आपकी मदद करता हूं, बलराज ने कहा। पिछले 2 हफ्तों में कभी मुलाकात हुई थी उससे? नहीं। यकीनी तौर पर कह सकती हो? बिल्कुल। वजह? बताती हूं, नीरा ने कहा। ठीक 2 हफ्ते पहले मैंने यहीं एक पार्टी दी थी। अचानक मुझे ऐसा लगा विस्की कम पड़ सकती थी। उस वक्त तक तमाम वाइन शॉप बंद हो चुकी थी। मैं विस्की की एक बोतल उधार मांगने की नीयत से अपने पड़ोसी के फ्लैट पर चली गई। फ्लैट बंद था और घंटी बजाने पर भी कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए मैंने एक छोटा सा नोट लिखकर उसके दरवाजे के नीचे से अंदर खिसका दिया था। उसके बाद से मैंने उसे नहीं देखा। उस रात के बाद से तो मैं खास तौर पर ध्यान रखती थी वो मिले तो अपने नोट के बारे में बातें करूं, लेकिन वो मिला ही नहीं। अपने उस नोट में आपने क्या लिखा था? वही औपचारिक बातें। मैंने अपने यहाँ पार्टी का हवाला दिया था। विस्की कम पड़ जाने का अंदेशा जाहिर किया था। वो जैसे ही घर पहुंचे विस्की की बोतल लेकर मेरे यहाँ आ जाए। अगर उसके पास विस्की ना हो तो भी उसके आने से मुझे खुशी होगी। उस नोट का भी कोई जवाब नहीं दिया? नहीं। इसका मतलब आपने पिछले 2 हफ्तों में उसे नहीं देखा। अपने यहाँ हुई उस पार्टी से पहले ही किसी रोज उसे देखा था? इन 2 हफ्तों में आपने उसके फ्लैट पर जाकर उससे मिलने की कोशिश नहीं की? नहीं। अलबत्ता मैंने ये जरूर नोट किया इन दिनों वो दिखाई नहीं दे रहा था। फिर धीरे धीरे समझ गई कि कहीं बाहर गया हुआ था। ऐसा समझने की कोई खास वजह थी? यहाँ की दीवारें इतनी पतली है, एक फ्लैट में होने वाली आहटें और आवाजें दूसरी ओर आसानी से सुनी जा सकती हैं। लेकिन इस दौरान उसके फ्लैट में चलने फिरने की आहटें या बोलने की आवाजें मुझे कभी सुनाई नहीं दी और ना ही फ्लैट में रोशनी दिखाई दी। इसका सीधा सा मतलब था वो अपने फ्लैट में नहीं था। उसकी डाक के बारे में बता सकती हो? नीरा खड़ी हो गई। आप लोग ड्रिंक लेंगे? उसने पूछा। नो थैंक यू, बलराज ने जवाब दिया। श्योर? क्वाइट श्योर, आई डोंट ड्रिंक ऑन ड्यूटी। एंड यू? नीरा ने मुझसे पूछा। मैं पल भर हिचकिचाया, फिर सिर हिलाकर इनकार कर दिया। नो थैंक यू। नीरा ने पुनः बलराज की ओर देखा। मे आई टेक वन ऑन योर ड्यूटी? यस, गो अहेड। नीरा ने मेज पर रखे गिलासों पर निगाह डाली। वो यूं देख रही थी मानो तय करना चाहती थी उन झूठे ग्लासों में से कौन सा उठाए, लेकिन वे सब एक ही जैसे थे। उसने एक ग्लास उठाया और अंदर चली गई। मृतक की जिंदगी के आखिरी दिनों के बारे में मालूमात हासिल करना बड़ा मुश्किल साबित हो रहा है, मैं धीरे से बोला। बलराज ने सहमति सूचक सिर हिलाया। फिर पूछा, इस लड़की के बारे में क्या ख्याल है? एकदम लाजवाब और पूरी हंगामा खेज है। बलराज ने आंखें निकालकर मुझे घूरा। मैंने लड़की की बातों के बारे में तुम्हारा ख्याल पूछा था। मुझे तो ये सच बोलती नजर आई है, क्योंकि बकौल तुम्हारे ये लाजवाब और हंगामा खेज है। नहीं। फिर? इसलिए कि ये सब कुछ बड़े बेबाक ढंग से बता रही है। ये इसका त्रिया चरित्र भी हो सकता है। तभी नीरा कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में विस्की का आधे से ज्यादा भरा ग्लास था। ग्लास में आइस क्यूब भी पड़ी थी, लेकिन विस्की के पटियाला पैक की रंगत से साफ जाहिर था उसमें पानी नहीं मिला हुआ था। नीरा सोफा चेयर पर बैठ गई। 2 तगड़े घूंट लेने के बाद उसने ग्लास मेज पर रख दिया। यस इंस्पेक्टर। बवेजा की डाक आती थी? बलराज ने पूछा। हाँ। उसकी डाक के बारे में कुछ बता सकती हो? नीरा के चेहरे पर नाखुशी वाले भाव पैदा हो गए। आप समझते हैं मैं पड़ोसियों की डाक खोलकर पढ़ा करती हूं? नहीं, मैंने देखा है इस इमारत में सीढ़ियों के नीचे लेटर बॉक्स लगे हैं। फ्लैटों की तरह आपके और बावेजा के लेटर बॉक्सेस भी एक दूसरे की बगल में लगे होंगे। मैं समझता हूँ जब आप अपनी डाक निकालती होंगी तो बगल वाले लेटर बॉक्स पर भी निगाह जरूर पड़ती होगी। क्या आपने उसके लेटर बॉक्स में चिट्ठियां देखी थी? आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं अपनी डाक निकालते वक्त यही करती हूँ, लेकिन उसके लेटर बॉक्स में इन दिनों कोई चिट्ठी नजर नहीं आई, नीरा ने कहा। फिर अपना ग्लास उठाकर खाली करने के बाद बोली, इस बात ने भी मुझे समझने पर मजबूर कर दिया कि वो शहर से बाहर चला गया था। उसने पोस्ट ऑफिस को हिदायत दे दी होगी उसकी डाक इस पते पर डिलीवर ना की जाए।
उसी क्षण डोरबेल की आवाज फ्लैट में गूंज गई। नीरा ग्लास रखकर खड़ी हो गई। उसने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, फिर फौरन ही दोबारा बंद कर देना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। बाहर से दरवाजे में पैर अड़ा दिया गया लगता था। मैं मशरूफ हूं, मेरे पास कुछ लोग बैठे हुए हैं, नीरा ने कहा। उसके सर्द लहजे में सतर्कता का पुट था। नीरा, बाहर से ऊंचे तेज नारी स्वर में याचनापूर्वक कहा। प्लीज नीरा, मुझे अंदर आने दो, मैं तुमसे जरूरी बातें करना चाहती हूं। बोलने वाली के लहजे में ऐसा कुछ था मानो वो किसी मुसीबत में थी और शरण लेने आई थी। फिर किसी वक्त आना, नीरा झिड़क कर बोली। मेरे पास कुछ लोग बैठे हैं। मुझे टालो मत नीरा, बाहर से गिड़गिड़ाती सी आवाज उभरी। तुम जानती हो फिर कोई वक्त नहीं आएगा, प्लीज मुझे अंदर आने दो। पागलपन मत करो, नीरा के स्वर में दृढ़ता थी। घर जाओ, मैं फ्री होते ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। नहीं, मैं नहीं जा सकती। बाहर से आर्तनाद सा किया गया। फिर वो आवाज घुटी सी चीख में बदल गई, मानो बोलने वाली एकाएक बहुत ज्यादा भयभीत हो गई थी। बेवकूफो, होश में आओ, नीरा कड़वाहट भरे लहजे में बोली। मेरे बगल वाले पड़ोसी प्रिंस चार्मिंग की हत्या कर दी गई है। मेरे घर में पुलिस मौजूद है और मैं इतनी ज्यादा परेशान हूं कि सारी रात सो नहीं सकी हूं। ऊपर से तुम लोग बेहूदगी मचाने आ पहुंचे। अगर तुम्हारा आना इतना ही जरूरी है तो आओ मरो, अंदर आ जाओ। मैंने नोट किया, नीरा के उन शब्दों में अंदर आने की ढकी छुपी इजाजत तो जरूर थी, लेकिन उसके लहजे से जाहिर था आगंतुकों के आगमन से वो जरा भी खुश नहीं थी। नीरा ने अभी भी दरवाजा पूरा नहीं खोला था। शायद उसे उम्मीद थी आगंतुक वापस लौट जाएंगे। हमारी वजह से अपने मेहमानों को बाहर मत खड़ा रखो मिस मलकानी, बलराज बोला। उन्हें अंदर आने दो, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। दरवाजा पकड़े खड़ी नीरा ने पलटकर हमारी ओर देखा। इंस्पेक्टर बलराज कंवर, वो अपेक्षाकृत ऊंची आवाज में बोली। मेरा ख्याल था अपनी पूछताछ के दौरान आप किसी किस्म की दखलंदाजी पसंद नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको दो शराबियों के आने से ऐतराज नहीं है तो मुझे क्यों ऐतराज होने लगा। उसने दरवाजा खोल दिया। एक लड़की कंधे पर पर्स लटकाए लड़खड़ाती सी भीतर दाखिल हुई। उसकी सांसें उखड़ी हुई थी, चेहरा सफेद और आंखों में दहशत के भाव थे। उसके पीछे एक नौजवान भी अंदर आ गया। आगंतुकों के चेहरे मोहरे या हाव भाव से ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वे पिए हुए थे, लेकिन उन दोनों में किसी प्रकार की समानता भी नजर नहीं आ रही थी। वे दोनों मुझे उस किस्म के जरा भी प्रतीत नहीं हुए जिनके नीरा मलकानी के यहाँ आने की मैं अपेक्षा कर सकता था। वे आपस में जितने बेमेल थे उससे कहीं ज्यादा बेमेल नीरा के लिए थे। लड़की की उम्र करीब 22 साल थी। खुला गेहुआ रंग, औसत से कुछ कम कद, तनिक मांसल जिस्म, कंधों तक कटे बाल और परेशान सा मासूम चेहरा। पजामा सूट पहने उस लड़की को खूबसूरत कहा जा सकता था। उसके आकर्षण का केंद्र उसके चेहरे का सलोनापन था। दुनियादारी के मामले में अनुभवहीन नजर आने वाली वो लड़की ऐसी लगती थी मानो किसी स्कूली छात्रा को गलती से बालिगों की दुनिया में धकेल दिया गया था। इसके विपरीत वो नौजवान ऐसा लगता था मानो उसका जवानी का दौर गुजर चुका था। मेरे विचार से उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए थी, मगर उसके मामले में उम्र का सवाल गौण था। उसका कद करीब 5.5 फुट था। वो जीन्स और टी शर्ट पहने था। ये दोनों चीजें उसके मजबूत जिस्म पर इतनी तंग थी मानो उन्हें उस पर मर दिया गया था। चौड़ा चकला सीना और बाहों की पृष्ठ मछलियां उसके शक्तिशाली होने का सबूत थे। उसकी चाल ढाल से चुस्ती फुर्ती झलक रही थी। उसका रंग गोरा था और चेहरे मोहरे से वो और चाहे जो भी लगता हो मगर शरीफ बिल्कुल नहीं लगता था। उसकी मोटी गर्दन तनी हुई थी। कुल मिलाकर वो एक ऐसा नौजवान नजर आता था जो खुद को हर मामले में तजुर्बेकार और हर किस्म की स्थिति से निपटने में सक्षम समझता था। मैंने बलराज की ओर देखा ये जानने के लिए कि नव आगंतुकों की उस पर क्या प्रतिक्रिया हुई थी। वो बड़ी ही हिकारत भरी निगाहों से नौजवान को घूर रहा था। तुम गलत जगह आ पहुंचे हो विनोद, बलराज नाखुशी भरे लहजे में बोला। हेलो इंस्पेक्टर, नौजवान बोला। काफी लंबे अरसे के बाद मुलाकात हो रही है। नीरा दरवाजा बंद करके पलटी। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? उसने इस ढंग से पूछा मानो किसी मेजबान को यह जानकर खुशी हुई थी कि उसका पूर्व परिचित उसके दूसरे परिचित को पहले से जानता था और उसे उनका परिचय कराने की जहमत नहीं उठानी पड़ने वाली थी। बलराज ने नीरा की ओर ध्यान न देकर उस लड़की की ओर देखा जो अभी अभी आई थी। ये बदमाश तुम्हें परेशान कर रहा था? उसने पूछा। लड़की का परेशान चेहरा तमतमा गया। वो कुछ नहीं बोली। नौजवान, जिसे बलराज ने विनोद कहकर संबोधित किया था, मुस्कुराया।
मुझे गिरफ्तार कर लो इंस्पेक्टर, वो बोला। मैंने इस लड़की को जबरदस्ती किस किया है और इसे 3 चिकोटियां भी काटी हैं। बलराज ने सिर से पांव तक विनोद को घूरा। मैं देख रहा हूं तुम बिल्कुल भी नहीं बदले विनोद, वो बोला। वैसे मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि तुम कभी बदलोगे। बाय द वे, तुम्हारी टूटी बाहों का क्या हाल है? ठीक है, विनोद कड़वे स्वर में बोला। अपने उस गुनाह की सजा में भुगत चुका हूं। मैं देख रहा हूं आप भी तरक्की पाकर इंस्पेक्टर बन चुके हैं। तुम क्या करते हो आजकल? काफी खुशहाल नजर आ रहे हो। कारें बेचता हूं, विनोद सीना फुलाकर बोला। अच्छा, और वे कारें आती कहां से हैं? विनोद ने भौहें चढ़ाई। क्या मतलब? मैं तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूं विनोद, इसलिए कह सकता हूं कि कारें चोरी की नहीं होती होंगी, क्योंकि चोरी की कारों का धंधा करने और कानून की पकड़ से बने रहने की काबिलियत तुम में नहीं है। तुम सिर्फ ऐसे काम कर सकते हो जिनमें जिस्मानी ताकत इस्तेमाल होती है। ये क्या मजाक है? विनोद ने कहा। फिर अपनी टी शर्ट का कॉलर झटकता हुआ बोला। बड़ी गर्मी है, कम से कम खिड़की तो खोल देनी चाहिए थी नीरा। नीरा कुछ नहीं बोली। विनोद अपने खास अंदाज में चलता हुआ खिड़की के पास पहुंचा। पर्दा खिसकाकर उसने खिड़की खोल दी। वो खिड़की की ग्रिल पर हाथ रखे यूं खड़ा हो गया मानो ताजी हवा अपने फेफड़ों में भर रहा था। इस कमरे में आप लोगों को गर्मी और घुटन महसूस नहीं हो रही थी? वो बोला। आज की तारीख में ये सारी इमारत गर्म है, बलराज कटु स्वर में बोला। और तुम जैसे आदमी के लिए तो ये इमारत शहर की सबसे ज्यादा गर्म जगह है। तुम इस वक्त भट्टी में खड़े हो। लेकिन मैं जलूंगा नहीं इंस्पेक्टर, विनोद पलटकर बोला। ये आदमी अक्सर यहां आता है मिस मलकानी? बलराज ने पूछा। हाँ, नीरा ने जवाब दिया। फिर तनिक रुककर बोली। पार्टियों में आया करता है। पिछली दफा कब आया था? करीब हफ्ता भर पहले, नीरा ने कहा। फिर विनोद ने पूछा। 1 हफ्ता ही हुआ होगा ना? 1 आध दिन कम ज्यादा होगा, विनोद लापरवाही से बोला। पार्टी कहाँ थी? बलराज ने पूछा। क्या मतलब? नीरा ने असमंजसतापूर्वक पूछा। पार्टी यहां थी या बगल वाले फ्लैट में? मैं आपको बता चुकी हूं, प्रिंस चार्मिंग से मेरा कभी कोई वास्ता नहीं रहा। बलराज इस जवाब से संतुष्ट प्रतीत नहीं हुआ। सीधा जवाब दो, उसने शुष्क स्वर में पूछा। पार्टी यहां थी या बगल वाले फ्लैट में? नीरा ने बलराज की ओर इस ढंग से देखा जैसे कोई शरीफ शहरी किसी पुलिसमैन की ज्यादती से इतना ज्यादा तंग आ गया था कि उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई थी। यहां थी, वो झल्लाकर बोली। मेरी समझ में नहीं आता आप क्यों बार बार उसके साथ मेरा रिश्ता जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे बगल वाले पड़ोसी की हत्या कर दी गई तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? उसके बारे में जो कुछ भी जानती थी आपको बता दिया, और आप मुझसे क्या चाहते हैं? इससे पहले कि बलराज जवाब देता, फ्लैट में एक बार फिर डोरबेल की आवाज गूंज गई। नीरा पांव पटकती हुई दरवाजे पर पहुंची। दरवाजा खोलकर वो पीछे हटी और लड़की की ओर पलटकर बोली। खुश हो जाओ, तुम्हारा राकेश आ गया है। आंगतुक भीतर दाखिल हुआ और दरवाजा बंद कर दिया। सॉरी नीरा, वो बोला। मैं जानता हूं तुम्हें हमारी वजह से परेशानी हो रही होगी। मेरी परेशानी को गोली मारो, नीरा बोली। मेहरबानी करके अपनी इस छोकरी को यहां से ले जाओ, कहीं और जाकर इसके साथ रोमांस करो। नवांगतुक दूसरी लड़की से मुखातिब हुआ। तुम नादान और बेवकूफ हो, वो नम्र स्वर में बोला। फिर भी मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुम सिर्फ मेरी हो। आओ अब यहां से चलते हैं। बेचारी नीरा को ज्यादा परेशान करना ठीक नहीं। उस लड़की का चेहरा खिल उठा, आंखों में ऐसी चमक उभरी मानो नवांगतुक के इन शब्दों ने उसे जीवन दान दे दिया था। मुझे यूं लगा मानो लड़की दौड़कर नवांगतुक की बाहों में समा जाने वाली थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लड़की की आंखों में जितनी तेज चमक उभरी थी उतनी तेजी से वो गायब हो गई। उसने चिंतित निगाहों से उस नौजवान की ओर देखा जिसे बलराज ने विनोद कहकर संबोधित किया था। विनोद भी धूर्ततापूर्वक मुस्कुराता हुआ उसी लड़की को देख रहा था। उसकी मुस्कुराहट ठीक वैसी ही थी जैसे कोई भेड़िया अपने शिकार को सामने पाकर गुर्राने लगता है। मुझे लगा लड़की विनोद से डर रही थी, इतना ज्यादा डर रही थी अपने हिमायती के आ पहुंचने के बाद भी आश्वस्त नहीं हो पा रही थी कि वो सुरक्षित थी। नवांगतुक यानी राकेश ने लड़की की निगाहों का अनुसरण किया और कड़ी निगाहों से विनोद की ओर देखा। विनोद ने फौरन लड़की की ओर से निगाहें हटा ली और फर्श को ताकने लगा। मुझे ये बात बड़ी अजीब लगी। मैं समझ नहीं सका राकेश किस किस्म का आदमी था जिसकी एक ही निगाह ने विनोद नामक दरिंदे को विचलित कर दिया था। वो अच्छा खासा पढ़ा लिखा और संभ्रांत नजर आने वाला युवक था। वो खूबसूरत नहीं था, लेकिन उसके व्यक्तित्व में अपना अलग आकर्षण था। उसके हाव भाव से अधिकार भावना प्रकट होती थी
और ऐसा लगता था उसमें दूसरों पर हावी होने की विशेष क्षमता थी। उसकी इस क्षमता का प्रभाव मैंने लड़की पर तो नोट किया था, लेकिन उसके और विनोद के बीच जो कुछ होते देखा था उसे मैं राकेश की क्षमता मानने को तैयार नहीं था। वो रहस्यमय था। राकेश की एक ही निगाह ने विनोद को खूंखार जानवर से पालतू में तब्दील कर दिया था, जबकि जिस्मानी तौर पर विनोद के मुकाबले में वो आधा भी नहीं था। राकेश ने बड़े प्यार से लड़की के कंधे पर हाथ रखा। घबराओ मत रीटा, वो मीठे स्वर में बोला। डरने की कोई बात नहीं, सब ठीक है। उस लड़की यानी रीटा ने इस ढंग से उसकी ओर देखा मानो पूछ रही थी। वो बिल्कुल सच कह रहा था। शाबाश, नीरा ने नारा सा लगाया। इसी का नाम प्यार है। राकेश हंस पड़ा। रीटा एक संक्षिप्त पल के लिए क्रोधित नजर आई, लेकिन अपने कंधे पर पड़ते राकेश के हाथ के अधिकार एवं स्नेहपूर्ण दबाव के कारण तुरंत ही सामान्य हो गई। हम तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे नीरा, राकेश ने कहा। फिर विनोद की ओर पलटकर सर्द लहजे में बोला, तुम पागल तो नहीं हो? खामखा नीरा को परेशान करने आ गए। बहुत हो गया, अब तुम यहां से चलते बनो। विनोद ने अपने कंधे झटकाए। तुम बेकार मुझ पर बिगड़ रहे हो राकेश। जाते हो या नहीं? जा रहा हूं। विनोद दरवाजे की ओर बढ़ा। ठहरो, बलराज ने उसे टोका। तुम अभी नहीं जा सकते। विनोद फौरन ठिठक गया। राकेश ने बलराज की ओर देखा, मानो उसे पहली बार उसकी उपस्थिति का पता चला था। यह हमारा जाति मामला है इंस्पेक्टर, वो बोला। मैं इससे निपट सकता हूं। बलराज ने सिर हिला दिया। तुम्हारे जाति मामले से मुझे कोई मतलब नहीं है, उसने कहा। मुझे सिर्फ विनोद से मतलब है। राकेश कुछ नहीं बोला, मगर उसके चेहरे पर साफ साफ लिखा था वो मन ही मन ताव खा रहा था। मैंने महसूस किया अचानक एक अनजाना तनाव कमरे के माहौल में व्याप्त हो गया था। चंद क्षण खामोशी छाई रही। फिर नीरा स्थिति को संभालने की कोशिश करती हुई सफाई देने के अंदाज में बोली, इंस्पेक्टर बलराज कंवर से मिलो राकेश। मेरे बगल वाले पड़ोसी की हत्या कर दी गई है। इंस्पेक्टर साहब उसी की तफ्तीश करने आए हैं। मैं देख रही हूँ इंस्पेक्टर को तुम्हारे इस दोस्त के बारे में, उसने विनोद की ओर इशारा किया, कुछ ऐसी बातों की जानकारी है जिन्हें अच्छा नहीं कहा जा सकता। मैं यकीनी तौर पर तो नहीं कह सकती, मगर ऐसा लगता है मुझे भी इस झमेले में फंसा दिया गया है और ये मुझे कतई पसंद नहीं है। राकेश के चेहरे पर एक पल के लिए खींच भरे भाव उत्पन्न हुए, फिर मुस्कुरा दिया। ओह, कितनी अजीब बात है। मैंने नीचे पुलिस जीपें खड़ी देखी थी, उसने कहा। इमारत में भी पुलिस की चहल पहल नजर आई थी, लेकिन इस तरफ ध्यान नहीं दिया। फिर बलराज की ओर पलट गया। बात दरअसल ये है, मेरा समूचा ध्यान अपनी गर्लफ्रेंड पर केंद्रित था। आप समझ रहे हैं ना इंस्पेक्टर? जब किसी आदमी के दिलो दिमाग पर उसकी महबूबा छाई हो तो उस आदमी का ध्यान दूसरी किसी बात की ओर जाता ही नहीं। ऐसी ही हालत मेरी भी थी। वो तनिक रुका, फिर बोला, विनोद की गुज़िश्ता जिंदगी के बारे में मैं भी सब कुछ जानता हूँ। विनोद के बारे में जो कुछ आप सोच रहे हैं उसके लिए आपको दोष नहीं दिया जा सकता, लेकिन मैं गारंटी करता हूँ विनोद के बारे में अब आप अपना नजरिया बदल सकते हैं। ये अब पहले जैसा नहीं रहा। विनोद अभी तक भी दरवाजे की ओर मुंह किए ठिठका खड़ा था। उसके खड़े होने का अंदाजा ऐसा था मानो जो कुछ उसके बारे में कहा जा रहा था उससे उसे कोई सरोकार नहीं था। पुलिस के नजरिए किसी गारंटी करने पर नहीं, तथ्यों के आधार पर बनते बदलते हैं, बलराज ने कहा। और अभी तक ऐसा कोई तथ्य मेरे सामने नहीं आया है कि मैं विनोद के बारे में अपना नजरिया बदल सकूं। आप किन तथ्यों की बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर? राकेश ने पूछा। उनकी जो बगल वाले फ्लैट से प्राप्त हुए हैं और विनोद की इस इमारत में मौजूदगी, बलराज ने कहा। मृतक बावेजा के सर पर प्रहार करके उसे बेहोश किया गया था, फिर उसकी पिटाई की गई थी। अगर उसे एक ही दफा में पीट पीट कर मार डाला गया होता तो बात कुछ और होती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसे बार बार पीटा गया था। पिटाई का सिलसिला कई दिनों तक चला और तब तक चला जब तक कि उसने दम नहीं तोड़ दिया। इससे भी बड़ी बात यह थी कि उसे निर्दयतापूर्ण ढंग से यातनाएं दी गई थी। उसकी उंगलियों के नाखूनों के नीचे लकड़ी की तिलियां गड़ी हुई थी और उंगलियों के सिरे झुलसे हुए थे। बलराज की निगाहें राकेश पर टिकी थी। क्योंकि तुम्हारा दोस्त पहले भी इस किस्म की हरकत कर चुका है, इसलिए इसकी यहाँ मौजूदगी पर गौर करना जरूरी हो गया है। विनोद के उस किस्से की जानकारी मुझे भी है इंस्पेक्टर, लेकिन उन दिनों इसकी उम्र मुश्किल से 15 साल थी। उस हादसे को गुजरे एक अरसा बीत चुका है। कानून ने उसकी जो सजा सुनाई थी उसे भी विनोद भुगत चुका है। अब ये एक समझदार नौजवान और शरीफ शहरी है। लड़कपन में जो कुछ इसने किया था उसकी वजह से इसके बारे में जिंदगी भर के लिए राय कायम कर लेना इसके साथ नाइंसाफी होगी। तुम शायद नहीं जानते, उसकी उस हरकत के बाद इसे गिरफ्तार करने को गए पुलिस दल के साथ मैं भी था।
गिरफ्तारी के वक्त इसने वैसा ही प्रतिरोध किया था जैसे कोई पेशेवर अपराधी करता है। मजबूरन एक पुलिसमैन को इस पर डंडे का इस्तेमाल करना पड़ा। जानता हूं इसकी दोनों कलाइयां टूट गई थी। और ये भी जानते हो जिस लड़की पर इसने अत्याचार किया था वो इससे भी कम उम्र की थी। इसने जलती हुई सिगरेट से उसके नंगे तलवे जलाए थे। जानता हूं विनोद ने ही मुझे बताया था। लेकिन तुम ये नहीं जानते, अगर विनोद उस वक्त कम सिन ना होता तो जज ने इसे कम से कम 10 साल की सजा सुनानी थी। यानी जज को इसकी कम सिनी पर रहम आ गया था? नहीं, इसकी उम्र को मद्देनजर रखते हुए जज इससे ज्यादा बड़ी सजा नहीं दे सकता था। नीरा बड़े ध्यान से ये तमाम वार्तालाप सुन रही थी। अचानक वो राकेश की ओर पलटी। मैं जान सकती हूँ आखिर ये सब क्या है? उसने कटुता भरे स्वर में पूछा। तुम एक ऐसे आदमी के हिमायती और सरपरस्त बने हुए हो जो घिनौना अपराध कर चुका है। इससे भी बड़ी बात है, इस बारे में मुझे कभी कुछ नहीं बताया गया। तुम मेरे दोस्त हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम हर अरे गहरे सजा याफ्ता मुजरिम को पकड़कर मेरे घर में ले आओ। तुम गलत समझ रही हो नीरा, राकेश नम्रतापूर्वक बोला। ये उसूल का सवाल है और इस बात को खुले दिमाग से सोचने और इंसानी नजरिए से देखने की जरूरत है। अपने उसूल अपने पास ही रखो, नीरा पूर्ववत स्वर में बोली। गलत किस्म के लोगों से मुझे सख्त नफरत है। आइंदा किसी को मेरे पास लाने से पहले अच्छी तरह ठोक बजाकर देख लेना। जिसे तुम मेरे पास ला रहे हो वो कोई गलत आदमी ना हो। जहां तक खुले दिमाग वाली बात है, तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं तंग दिमाग औरत नहीं हूं, लेकिन हर बात को देखने और सोचने समझने का मेरा अपना नजरिया है। इसलिए बेहतर होगा अपना नजरिया समझाने की बजाय मेरा नजरिया समझने की कोशिश करो। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं है तुम किसे अपना दोस्त बनाते हो या किसके हिमायती और सरपरस्त बनते हो। बस इतना याद रखो, कोई भी गलत आदमी तुम्हारे साथ मेरे फ्लैट में ना घुसने पाए। राकेश ने सर हिलाकर सहमति दी। इस बारे में मैं तुमसे बाद में बातें करूंगा, वो अधीरतापूर्वक बोला। मुझे यकीन है तुम भी मुझसे सहमत हो जाओगी। वो बलराज की ओर पलट गया। इंस्पेक्टर, नीरा ने आपको मेरा परिचय नहीं दिया। मेरा नाम राकेश मोहन है। मैं पुरानी कारें बेचने का धंधा करता हूँ। मेरा ऑफिस कम गैराज जवाहर नगर में है। उसने रीटा का कंधा थपथपाया। ये मेरी गर्लफ्रेंड है, रीटा खरे। वो तनिक रुका, फिर बोला। इस इमारत में एक आदमी की हत्या हुई है और आप तफ्तीश करने आए हैं। आपको यहाँ रहने वालों और यहाँ आने जाने वालों से पूछताछ करने का पूरा हक है। लेकिन मैं देख रहा हूँ हम लोगों की यहाँ मौजूदगी की वजह से नीरा को भारी असुविधा और गलतफहमी हो रही है, जबकि इस बेचारी का किसी भी बात से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बेहतर होगा आप किसी दूसरी जगह चलकर विनोद से पूछताछ करें। बलराज ने उपहास पूर्वक उसकी ओर देखा। दूसरी जगह यानी जहां हत्या हुई थी? आपने बताया है हत्या बगल वाले फ्लैट में हुई थी। बलराज ने बीच की दीवार की ओर इशारा किया। इस दीवार से एकदम दूसरी ओर। इससे क्या फर्क पड़ता है? राकेश ने कहा। आखिर इस फ्लैट में किसी ने तो रहना ही था। नीरा की बदकिस्मती है वो इस फ्लैट में रहती है। नीरा की बदकिस्मती ये नहीं है। फिर तुम्हारी गर्लफ्रेंड यानी रीटा का इस तरह भागते हुए यहाँ पहुंचना, मानो इसके पीछे सैकड़ों भूत एक साथ लग गए थे। रीटा जब भीतर दाखिल हुई ये बेहद डरी हुई थी। इसकी सांसें उखड़ी हुई थी, चेहरा सफेद था और आंखों में दहशत थी। इसकी हालत ऐसी थी मानो इसे कत्लगाह में ले जाया जा रहा था और ये किसी तरह खुद को छुड़ाकर भाग आई थी। ये अकेली नहीं थी, विनोद इसके पीछे लगा हुआ था। इन दोनों के आने से पहले नीरा एक अच्छे शहरी की भांति हमसे सहयोग कर रही थी, लेकिन इनके आते ही वो खुद भी उखड़ गई। पड़ोस में हुई हत्या का समाचार, पुलिस द्वारा इस बारे में पूछताछ और ऊपर से अनपेक्षित रूप से दोस्तों का आ पहुंचना, ये तमाम बातें मिलकर किसी को भी परेशान कर सकती है। इसमें नीरा बेचारी का क्या कसूर है? इस दीवार के दूसरी ओर जिस तरह यातनाएं देकर बावेजा की जान ली गई थी, उसे सिर्फ एक ही नाम दिया जा सकता है, सैडिस्टिक किलिंग। बलराज राकेश के कथन को नजरअंदाज करता हुआ बोला। और विनोद एक सैडिस्ट है, इसलिए विनोद की इस फ्लैट में मौजूदगी ने नीरा को सैडिस्ट किलिंग और एक सैडिस्ट के बीच का लिंक बना दिया है। राकेश ने मुंह बिसूर दिया। आपने तो विनोद पर जिंदगी भर के लिए ठप्पा लगा दिया है। यह ठप्पा उसने खुद ही अपने आप पर लगा लिया है। जिंदगी भर के लिए? हाँ, लेकिन क्या इसे नए सिरे से जिंदगी शुरू करने का हक नहीं है? क्या इसे दूसरा मौका नहीं मिलेगा? प्रत्यक्ष वार्तालाप का रुख जुर्म और सजा की सामाजिक दृष्टिकोण से चर्चा की ओर बदल गया था। बलराज में इस विषय पर घंटों जोरदार बहस करने की क्षमता थी, लेकिन इस चर्चा से जल्दी ही कोई नतीजा निकलेगा ऐसा नहीं लग रहा था। फिर भी मैं धैर्यपूर्वक बैठा सुन रहा था।
विनोद को नए सिरे से शुरुआत करने का हक मिला और दूसरा मौका भी इसे मिला। बलराज गंभीरतापूर्वक बोला। इसकी कमसिनी को मद्देनजर रखते हुए जज ने जो सजा सुनाई थी उसका असली मकसद इसे ये दोनों चीजें प्रदान करना ही था। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जज के फैसले के उस वक्त या अब मेरी जाती राय क्या थी। फर्क इस बात से पड़ता है नए सिरे से शुरुआत करने का कौन क्या मतलब निकालता है। आप ऐसा समझते हैं इंस्पेक्टर? राकेश ने पूछा। जबकि इस गई गुजरी बात को भुला देना ही हर लिहाज से ठीक है। विनोद ने जो पागलपन किया था उसकी सजा भुगत कर वो कर्जा उतार चुका है। नहीं, असल में ऐसा नहीं है, बलराज सिर हिलाता हुआ बोला। ये सिर्फ इस लिहाज से ठीक है कि तुम्हें ये इसी ढंग से पसंद है। इसे नए सिरे से शुरुआत नहीं कहा जा सकता, इसे फिर से किसी दूसरे किस्म की नई शुरुआत कहा जाएगा। मैं आपसे सहमत नहीं हूं इंस्पेक्टर, राकेश दृढ़तापूर्वक बोला। इसका मतलब तुम असलियत को नकार रहे हो, बलराज ने कहा। लेकिन मैं इस बारे में बहस नहीं करूंगा क्योंकि बात विनोद की है, इसलिए इसी तक रहने दो। विनोद को समाज ने मौका दिया था लेकिन इसने खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारकर मौका गंवा दिया। फिर इसे दूसरा मौका मिला, मगर इसमें बड़ा भारी फर्क था क्योंकि दूसरा मौका एक दूसरे विनोद को मिला। उस विनोद को मिला जो अपना पहला मौका गंवा चुका था। एक मासूम लड़की को बहका फुसलाकर सुनसान पार्क में एक कोने में ले जाकर पेड़ से बांधने के बाद बेरहमी से उसकी पिटाई करके और जलती सिगरेट से उसके तलवे झुलसाकर। इस सब की जानकारी मुझे भी है, राकेश बोला। बलराज ने उसके हस्तक्षेप की और ध्यान नहीं दिया। संयोगवश हम मौके पर पहुंच गए, वो कहता गया। लड़की को हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। डॉक्टरों ने उसे बचा लिया, उसकी चिकित्सा करके उसे ठीक कर दिया गया। इस तरह उस लड़की को भी दूसरा मौका मिल गया। लेकिन दूसरा मौका जिस लड़की को मिला वो पहले वाली लड़की नहीं थी। वो लड़की थी जिसे पेट से बांधकर यातनाएं दी गई थी। वो घटना उस लड़की की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर रह गई और हमेशा बनी रहेगी। वो चाहकर भी उसे खुद से जुदा नहीं कर सकेगी। इस तरह वो घटना और उसका नतीजा विनोद के साथ जिंदगी भर के लिए चिपक कर रह गए हैं। जिस तरह वो लड़की पहले वाली सामान्य लड़की नहीं रह गई है, उसी तरह विनोद भी असामान्य बन चुका है। तो दोस्तों, ये था मर्डर प्लान नॉवल का दूसरा पार्ट। ये पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।